नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं मिलेट्स स्कूल ऑन एयर। इस मिलेट्स स्कूल ऑन एयर को राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा आयोजित किया गया है और इसके अन्य प्रायोजक हैं इफ़को, नाबार्ड और नाहेद। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे श्री अन्न यानी मिलेट फसलों में पोषक तत्व और खरपतवार प्रबंधन की। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान में, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में और कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर कुशवाहा। नमस्कार। नमस्कार मैम। ये जो मिलेट्स की फसलें हैं ये थोड़ी सी हार्ड फसलें होती हैं। ये जो मिलेट्स की फसलें हैं ये थोड़ी हार्ड फसलें होती हैं, विपरीत मौसम में भी अपने आप को बचाए रखती हैं। क्या ये जो फसलें हैं ये भारतीय परिवेश के अनुकूल हैं? क्या महत्व है भारतीय परिवेश में इन मिलेट्स की फसलों का? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही सामयिक और कहना चाहिए बहुत ही इस समसामयिक है इस विषय के तहत। जी। मिलेट फसलें जो होती हैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये एक कम पानी में और कम पोषक तत्वों के साथ इनकी खेती की जा सकती है। इनको बहुत अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है और न ही इनकी कोई ऐसी आवश्यकता विशेष है जिसमें इनको अधिक पानी लगता हो। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर हम कम पानी में कम पोषक तत्वों के साथ फसल लगाना चाहते हैं तो ये फसलें बहुत ही उपयुक्त हैं। और साथ ही किसान जो छोटे सीमांत किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम है, जिनके पास संसाधन कम है और ऐसे कृषकों के पास अधिक संसाधन ना होने की वजह से वो बहुत सारी ऐसी फसलें जिनमें क्रांतिक आदान जो इनपुट होते हैं अधिक लगते हैं उन फसलों की खेती करने में उनको असहज महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन फसलों को यदि हम बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय प्रदेश में आज जो जहाँ पर 85 से 86% किसान हमारे स्मॉल और सीमांत श्रेणी में आते हैं तो ऐसे किसान के लिए ये फसलें बहुत ही वरदान सिद्ध होंगी। यदि इनका हमने उत्पादन शुरू किया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे बीच में इनका प्रसंस्करण भी प्रारंभ होगा और धीरे धीरे इनके बाजार स्वयं ही निर्मित होगा जो इन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। छोटे किसान मतलब जिनके पास ज़मीन कम है, संसाधन कम है और बहुत सारा पैसा वो अपनी खेती के एक फसल में नहीं लगा पाते, उनके लिए ये मिलेट्स फसलें उपयोगी हैं, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल। इसके अलावा जो मिलेट्स की फसलें हैं इसमें खुद तो बहुत पोषक होती हैं, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें खुद में शामिल होते हैं। इन्हें किस तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं अलग अलग मिलेट्स में? क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसमें मैं ये जानकर किसान भाई भी बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो हमारी फसलें हैं इनमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अधिक है, पर्याप्त है। हमारे मानव स्वास्थ्य के देखा जाए तो इन फसलों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें जो है फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में है और रागी की यदि बात करें तो 4 गुना इसमें कैल्शियम पाया जाता है। लोहा, जिंक, फास्फोरस और आपका जो आयरन की जो कमी देखी जाती है महिलाओं में, बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है, तो उनकी दृष्टि से देखा जाए तो ये फसलें वरदान है, खजाना है इन पोषक तत्वों के लिए। और जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स का जो रेशो हमारा रहता है वो लेस देन 10 के उसमें श्रेणी में आता है। तो ये फसलें उस दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से हमारे मानव जो आहार है उसके लिए तो बहुत ही उपयोगी हैं। अब इनके साथ इनसे हमें पोषक तत्व तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन इन फसलों की भी बढ़वार के समय इन्हें भी कुछ खाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बिना किसी खाने के, बिना किसी इनको पोषक तत्व प्रबंधन के ये अच्छा उत्पादन दे पाएंगी। और शायद यही कारण है कि किसान भाइयों ने जब हमारे जो हरित क्रांति आई देश के अंदर तो अधिक उत्पादन देने वाली हमारी धान और गेहूं की फसलों को, गेहूं की किस्मों को किसानों भाइयों ने अपना लिया और इन फसलों को छोड़ते गए क्योंकि उत्पादन जो है कम मिलता था और पोषक तत्व प्रबंधन न करने की वजह से उत्पादन और भी कम मिला है। मुनाफे वाली फसलों की तरफ नहीं, वो किसान मुड़ गए। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि इन फसलों का यदि हम अच्छी तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करें तो निश्चित रूप से ये फसलें भी अच्छा उत्पादन देंगी। अब पोषक तत्व प्रबंधन में आता क्या है, उसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि चूँकि ये अधिकांश फसलें जो हैं इनमें ये खाद्यान्न वर्ग की फसलें हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन
या फास्फोरस की व्यवस्था जो है प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाती है। जैसे दलहनी फसलों में नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक रूप से उनमें रहने वाले गठानों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु जो है उनसे वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर फसल को दे देते हैं, तो उनकी नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। परंतु ये जो फसलें हैं इनमें अधिकांश फसलें हमारी खाद्यान्न फसलें हैं जिनकी जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, तो इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता दलहन फसलों की तुलना में तो अधिक होती ही है। अब इनमें हम बताना चाहेंगे कि आप इन फसलों को लगाने जा रहे हैं तो खेत में आखिरी बखरनी करते समय, मतलब फसल बोने के 1 से 1.5 माह पहले इसमें 5 से 10 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद डालेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो इन फसल को इस खाद के माध्यम से मिल जाएंगे। फिर बात आती है कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन कैसे किया जाए, तो उसमें नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास इन फसलों का एक निश्चित अनुपात होता है, 4:2:1 में ये नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास फसल को मिलना चाहिए। तो इसी अनुपात में यदि हम पोषक तत्वों की आपूर्ति करेंगे इन फसलों में तो निश्चित रूप से इनकी बढ़वार अच्छी होगी, इनका विकास अच्छा होगा और साथ ही जब ये सब अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, फसल के लिए अनुकूल वातावरण, अनुकूल पोषण होगा तो इनका उत्पादन गुणवत्तापूर्ण और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तैयारी के लिए आपने बताया, खेत की तैयारी के लिए, कि जो आखिरी जुताई हम करते हैं उस समय गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद डालनी है। मिट्टी की कोई जांच की आवश्यकता होती है क्या? हाँ बिल्कुल, यदि आप वैज्ञानिक ढंग से इन फसलों की खेती करना चाहते हैं तो मृदा की जांच कराना बहुत ही सामयिक और अच्छा कदम होगा। इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किस सीमा तक कमी है, तो उसी अनुपात में हम उस पोषक तत्व की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं, तो उसमें हमारे पैसे का सदुपयोग होता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जांच कर लें, मृदा की जांच करा लें। यदि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, कोई नाइट्रोजन पोषक तत्व मान लो, यदि वो कम मात्रा में आता है तो हमारी जो अनुशंसा है उससे हम 25% अधिक मात्रा में देते हैं। यदि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मात्रा में विद्यमान है तो 25% मात्रा को हम जो अनुशंसित मात्रा है वो कम कर देते हैं। और यदि मध्यम श्रेणी में आता है कोई भी पोषक तत्व तो उसकी जो अनुशंसित मात्रा है उतनी मात्रा में प्रति हेक्टेयर के मान से हमें उर्वरकों का उपयोग करना होता है। तो मृदा जांच से हमारा फायदा ये होता है कि पोषक तत्वों का अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में या कम मात्रा में उपयोग से हम बच जाते हैं और सही मिट्टी की आवश्यकता अनुरूप हम उर्वरकों के माध्यम से फसल को पोषक तत्व प्रदान कर देते हैं। तो यही इसमें एक फ़ायदा है कि हम कम लागत के साथ में अच्छा फसल में पोषण प्रबंधन कर सकते हैं। हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात कर रहे हैं, खेत की तैयारी की बात कर रहे हैं। बीज की बोनी के समय भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए जिससे कि जो मिलेट्स की फसलें हैं उनको बढ़वार के समय अच्छा पोषण मिले और अच्छी तरह बढ़े। जो समय है 60 से 70 दिन का इनका तैयार होने का, इसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषक को उत्पादन दे सके। हमारी जो श्री अन्न फसलें हैं या मिलेट फसलें जो होती हैं इनमें अधिकांश फसलों में जैसे सवा, कोदो, कुटकी और चीना, इन सभी फसलों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। वहीं रागी ऐसी फसल है जिसमें 40 के स्थान पर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो इतनी मात्रा में इन पोषक तत्वों के अनुरूप हम जो भी उर्वरक हमारे पास बाजार में हमको मिल जाता है उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा विद्यमान है उसके अनुसार हम गणना कर लें और यह आकलन कर लें कि हमें इतनी मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होगी, वो हम निकाल करके प्रति हेक्टेयर के मान से हम फसल में देते हैं। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि इन फसलों में स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा आपको आधार खाद के रूप में फसल जब हम बोते हैं उसी समय आधार खाद के रूप में पूरी मात्रा में देना है और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो हम आधार खाद में देते हैं। शेष आधी मात्रा को 20 दिन पर और 40 दिन बाद फसल में, खड़ी फसल में देते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन का सही उपयोग होता है और फसल को बढ़वार के अनुरूप नाइट्रोजन की आवश्यकता की आपूर्ति हो जाती है। और नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया हमारे पास उर्वरक है जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। बाकी फास्फोरस और पोटास के लिए म्यूरेटो पोटास आता है, ये का उर्वरक ले लें। और सिंगल सुपर फास्फेट जो फास्फोरस है उसके स्रोत के रूप में DAP भी उपलब्ध है और सिंगल सुपर फास्फेट भी उपलब्ध है। तो मेरा ये कहना यहाँ पर चाहूँगा मैं कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस के साथ में स्फूर की आपूर्ति भी फसल को हो जाती है। तो सिंगल सुपर फास्फेट का यदि उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यदि नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में DAP किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं और पोटास को मिला करके आधार खाद में दें। तो इस प्रकार से आधार खाद में और बाद में टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को 2 भागों में हम फसल को देते हैं। इससे फसल में बढ़वार अच्छी मिलती है और अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा।
यहाँ आप समग्र रूप से मिलेट्स की बात कर रहे हैं। रागी में आपने बताया कि थोड़ा सा नाइट्रोजन ज़्यादा लगता है। अलग अलग जो मिलेट्स की फसलें हैं, चाहे बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, इनमें इन पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा चाहिए होती है क्या? हाँ, इसमें थोड़ा सा अंतर है। विशेषकर बाजरा और ज्वार की फसल की यदि बात करें तो इन फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा जो हमारी सूक्ष्म श्री अन्न फसलें हैं उनसे कहीं अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। अच्छा। जिसमें बाजरा में हम बताएं तो बाजरा में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम तक पोटास की आवश्यकता होती है। साथ ही 2.5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर बाजरा की फसल में चाहिए। और ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसी तरह मक्का की बात करते हैं तो मक्का में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो हमारी बड़ी धान्य फसलें हैं, श्री अन्न फसलें, जो ज्वार है, मक्का, बाजरा, इनमें जो हमारी सूक्ष्म फसलें होती हैं जैसे रागी, चीना, समा, इन फसलों की तुलना में पोषक तत्वों की आवश्यकता थोड़ा अधिक है। तो इनको इस अनुपात में जो हमने बताई है इतनी मात्रा में लेकर के उर्वरकों के माध्यम से वही आधार खाद के रूप में और उसके बाद नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा बचती है उसको 2 बार में फसल में यूरिया के माध्यम से टॉप ड्रेसिंग करते हुए फसल को देना चाहिए। एक बार बोनी के समय, बाकी 2 बार कितने कितने दिनों के अंतराल पे? बाकी हम 20 से 30 दिन पे पहली डोज, उसके बाद 40 से 50 दिन पर द्वितीय मात्रा में जो आधी बचती है, जो हमारी आधी नाइट्रोजन बचती है उसको हम 2 भागों में बराबर बांट लेते हैं। आधा 20 से 25 दिन पर और उसके बाद 40 से 50 दिन पर हम बाकी मात्रा में यूरिया के माध्यम से फसल में बरकाव करके दे देते हैं, जिससे कि यूरिया का सही उपयोग होता है और फसल को जो फेसिक अनुपात में जो नाइट्रोजन मिलना चाहिए वो मिल जाती है और फसल अच्छा बढ़वा लेती है। बार बार हमारे कार्यक्रम में ये कहा जा रहा है कि इन फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है, कम होती है लेकिन होती है। हाँ बिल्कुल, इन फसलों में ऐसा नहीं है कि अब बिना पानी की फसल हो जाएंगी, बट पानी की कम आवश्यकता होती है और मृदा में जो नमी होती है, संचित नमी है मृदा के अंदर, उससे भी इन फसलों का यदि कमी आती है तो फसलों का उत्पादन विपरीत रूप से प्रभावित होता है। सिंचाई कब कब होनी चाहिए, इसकी कितनी बार सिंचाई करनी चाहिए? जैसे हम बात करते हैं फसल में जब दानों का विकास हो रहा होता है, जैसे मक्का हो या आपकी ज्वार हो, इनमें दानों के विकास के समय, चाहे कोई भी रागी हो आपकी, इन फसलों में भी दानों के विकास के समय मृदा में नमी होना चाहिए। यदि नहीं है तो हमें हल्की सिंचाई करके मृदा में नमी उपलब्ध करा देना चाहिए ताकि दानों का विकास अच्छा हो और दाने जब विकास अच्छा होगा तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। खरपतवार नियंत्रण एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। इन फसलों को भी क्या खरपतवार से जूझना पड़ता है और खरपतवार कौन कौन से होते हैं और कैसे उनका प्रबंधन किया जाए? ये खरपतवार जो होते हैं वो पौधे हैं जो अनावश्यक रूप से, अवांछित रूप से ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ उनको नहीं चाहते। तो वो पौधे, सभी पौधे जो हमारी फसल में आते हैं वो खरपतवार की श्रेणी में रखे जाते हैं। इन खरपतवारों का मैं बताना चाहूँगा कि बाकी फसलों की तुलना में इन फसलों में थोड़ा सा प्रबंधन कठिन है। कारण ये है कि ये फसलें भी छोटी अवस्था में अन्य जो खरपतवार के पौधे उगते हैं उनसे इनका मिलता जुलता इनके अपीयरेंस होती है दिखने में। तो ऐसी स्थिति में हम कई बार पहचान नहीं पाते कि हमारा खरपतवार का पौधा कि फसल का पौधा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये थोड़ा सा पहचान करना कठिन होता है। तो इसमें दवाओं के चयन में, चूँकि पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड जो अंकुरण के बाद जो शाकनाशी उपयोग किए जाते हैं वो कम मात्रा में उपलब्ध हैं और उनकी चॉइस हमारे पास कम है। तो ऐसी स्थिति में प्री इमरजेंस जो अंकुरण पूर्व मतलब जाना चाहिए, जब फसल के हमने बोनी कर दी है और अंकुरण नहीं हुआ है तो अंकुरण पूर्व शाकनाशी का उपयोग हमें इन फसलों में करना चाहिए। अच्छा। बजाय इसके कि हम अंकुरण के उपरांत वाले शाकनाशी उपयोग करें। खरपतवारों के बारे में बताना चाहूँगा कि ये वो नासी जीव कहना चाहिए उस श्रेणी में आते हैं जो फसल को सर्वाधिक क्षति पहुँचाते हैं। लगभग 33 से लेकर के 42-45% तक इनसे क्षति होती है फसल अच्छा। को। हाँ, तो ये कीड़े बीमारी से भी ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाले हैं। कीड़े बीमारी से लगभग 25-30% तक क्षति होती है, दोनों से 25-30% तक क्षति होती है, जबकि इनसे जो है 33 से लेकर के 43-45% तक क्षति। ये फसल का पोषण और पानी दोनों ही और साथ ही ये तो डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से जो है अप्रत्याशित रूप से क्या करते हैं, ये जो फसल में हानि पहुँचाने वाले कीड़े और रोग होते हैं उनको ये आश्रय देते हैं। तो उस पर संख्या, उनकी लाइफ साइकिल बढ़ती है, उनका जीवन चक्र बढ़ता है, जिसकी वजह से फसल में भी इनका प्रकोप बढ़ जाता है और फसल का स्वास्थ्य खराब होता है, फसल की बढ़वार रुक जाती है, जिसकी वजह से पैदावार बुरी तरह से प्रभावित होती है। न केवल पैदावार बल्कि फसल की गुणवत्ता भी खराब होती है। तो इनका प्रबंधन हमें जरूर बहुत ही प्राथमिकता के साथ में इन फसलों में भी करना चाहिए।
पहली चीज़ तो आपने बताया कि इनकी पहचान मुश्किल होती है। हमारे फसल के पौधे और ये जो खरपतवार हैं एक जैसे दिखते हैं, पहचान कर इन्हें हटाना होगा। और बीज की अवस्था में ही अभी अगर हमारी फसल है उस समय ये प्रबंधन यदि कर लिया जाए बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो उस समय डाली जा सकती हैं? देखिए, जहाँ तक बाजरा की बात करें या रागी की बात करें तो रागी में भी आइसोप्रोटेरोन दवा आती है, एक बीटाक्लोर दवा आती है। इसका हम 0.5 से लेकर के 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 0.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से जो सक्रिय तत्व होता है इन दवा का, वो हम यदि उपयोग करते हैं फसल के बोने के बाद अंकुरण से पहले, तो ये शाकनाशी जो है वो काफ़ी रूप से आपकी 1 माह तक फसल को खरपतवारों से मुक्त रखेंगे। और उसके बाद जैसे ही आपको नमी वाली अवस्था कभी फसल में मिलती है तो उस बढ़वार की अवस्था में ही एक निंदाई गुड़ाई यदि आप कर देते हैं मैनुअली यांत्रिक रूप से यदि आप कुल्पा या व्हील हो जो आता है उसके माध्यम से गुड़ाई कर दें, या यदि आपके पास श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं तो हाथ से निंदाई गुड़ाई भी कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे कि खरपतवारों का प्रबंधन तभी सफल होगा जब आप कतार में बोनी करेंगे। कतार में बोनी करने से हमारे पास हाथ से निंदाई गुड़ाई और जो हमारे कतारों के बीच में चलने वाले कृषि यंत्र हैं जो खरपतवार नियंत्रण में हमें उपयोगी होते हैं, जैसे एक होता है व्हील हो, एक होता है ब्लेड हो जो हमको कुल्पा बोलते हैं उसको हम, तो वो उसको आसानी से हम कतारों के बीच में चलाकर फसल को नष्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हम खरपतवारों इनको नष्ट करने के लिए आवश्यक है कि हम कतारों में बोनी करें। फिर जो शाकनाशी की बात की आपने, तो बाजरा में एट्राजीन एक शाकनाशी है, ज्वार में भी उपयोगी होता है, उसमें भी इन फसलों को इसका एट्राजीन की मात्रा जो है आपका 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वही आपको 0.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 750 ग्राम 1 हेक्टेयर के मान से आपको उपयोग करना है। यहाँ बताना चाहेंगे कि एक किसान भाई गलती कर जाते हैं, वो ऐसा नोजल का उपयोग कर लेते हैं जो कि शाकनाशी दवा के छिड़काव करने में काम नहीं आता है, अनुशंसा उसकी नहीं की गई है, जिसको हम बोलते हैं होलोकोन नोजल, जिससे वो कीड़ों के और बीमारियों के नियंत्रण के लिए दवा डालते हैं। उसी नोजल का उपयोग करते हुए खरपतवार नाशी दवा भी उपयोग कर देते हैं। तो यहाँ आवश्यकता इस बात की है, जो कट नोजल बाजार में सामान्य भाषा में दुकानदार से यदि किसान भाई मांगते हैं तो ये मिल जाता है। इन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में फ्लैट फैन नोजल या फ्लैट जेट नोजल बोला जाता है। तो इन नोजल का उपयोग करते हुए ही, कट नोजल का उपयोग करते हुए ही किसान भाई दवा डालें तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और खेत में मिट्टी में ये दवा कणों के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी और खरपतवारों के बीजों को अंकुरित नहीं होने देगी। तो अंकुरण नहीं होगा तो खरपतवार के पौधे प्रारंभिक अवस्था में फसल में नहीं होंगे, फसल ऊपर निकल आएगी और आपके अच्छा पौधा विकास लेना शुरू कर देगी। तो शुरुआत में हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हमारी फसल 30-35 दिन की हो जाए तो एक हाथ निंदाई गुड़ाई या आपकी व्हील हो से या ब्लेड जो हो मैंने बताया है कुल्पा जिसको बोलते हैं, वो आवश्यक रूप से चला दें तो निश्चित रूप से आपकी फसल में खरपतवारों का अच्छा प्रबंधन हो जाता है। ये जो कुल्पा चलाने की बात हुई ये तो तभी हो पाएगा जब हमने बुआई जो है वो कतारों में की है। अदरवाइज क्या होता है, कतारों में यदि बोनी नहीं है तो हम इन यंत्रों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और आपको बताएं, सवा जो फसल है, सवा हमारा एक महत्वपूर्ण फ्री अन्न फसल भी है और सवा एक एकाइनोक्लोवा कोलोनम नाम से एक खरपतवार भी निकलता है, कोलोना एकाइनोक्लोवा क्रोसगैली। ये दोनों खरपतवार जो निकलते हैं ये सवा के मिलते जुलते होते हैं। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें हमारा खरपतवार सवा का पौधा, फसल का पौधा कौन सा है और खरपतवार का पौधा कौन सा है। कोलोना और ये एकाइनोक्लोवा आपकी जो आपने जो सवा जो लगाने जा रहे हैं हम, ये दोनों ही मिलते जुलते अपीयरेंस होती है। छोटी अवस्था में पहचाना बहुत दुष्कर होता है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि हम कतारों में ही बोनी करें और बीच में कतारों के बीच में जो खरपतवार निकल रहे हैं उसको या तो आप पोस्ट इमरजेंस दवा, जैसे मान लो सवा की फसल है या आपकी बाजरा की फसल है, उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कनकऊ आपका वो निकलता है, दूधी निकलती है, जिसको हमें दूधी के अलावा आपकी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में एक तो आपकी आती है ये दूधी के अलावा जो बिस्खपरा निकलता है, ट्राइंथेमा जिसको बोलते हैं। इसके अलावा एक कुप्पी नाम का खरपतवार निकलता है, कुछ आपका कनकौआ निकलता है। तो ये जो खरपतवार की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, इनको नष्ट करने के लिए हम चाहे बाजरा की फसल हो, ज्वार की फसल हो या आपकी सवा की फसल हो, इसमें हम 2,4-D नामक शाकनाशी जो है उपयोग कर सकते हैं। यह शाकनाशी 2,4-D जो होता है ये भी आपको आधा किलो से लेकर के 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से फसल में, जब फसल हमारी 20 से 25 दिन की हो या मैक्सिमम 30 दिन की अवस्था में यदि है तब हम इनको उपयोग कर सकते हैं शाकनाशी का। तो खरपतवार का ये जो शाकनाशी है ये अंकुरण उपरांत उपयोग की जाने वाला शाकनाशी है। यानी फसल और खरपतवार दोनों जम गए हैं, खेत में अंकुरित हो चुके हैं, इनकी फसल 2 या 3 पत्ती अवस्था में खरपतवार के पौधे आ चुके हैं। तो उस अवस्था में यदि आप ये दवा डालेंगे तो हमारे ये दवा जो है फसल को नहीं छेड़ेगी, आपका सवा, रागी
और आपका बाजरा, ज्वार ये सेफ रहेंगे और खरपतवार के पौधे कतारों के बीच में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में मर जाएंगे। हाँ, यहाँ बताना चाहूँगा कि सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको हम जरूर शाकनाशी के उपयोग के द्वारा अंकुरण के बाद नहीं मार सकते, क्योंकि वो यदि दवा उपयोग करेंगे तो हमारे ये सभी जो फसलें सीजन फसलें हैं ये भी इसके पौधे भी खत्म हो जाएंगे, उसके पौधे भी मर जाएंगे। तो जरूरत है सिर्फ चौड़ी पत्ती वालों के लिए हम 2,4-D उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार खेत में नहीं दिख रहे हैं, सकरी पत्ती वाली घास है, सवा है और आपका मोथा है, तो इसके लिए तो आपको ब्लेड हो जिसको हम व्हील हो बोलते हैं, व्हील हो, ब्लेड हो जिसको कुल्पा बोलते हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। तो इसके अंतःकर्षण क्रियाओं के द्वारा, हाथ द्वारा निदाई के द्वारा हम इनको नष्ट कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन फसल को ले सकते हैं। एक फ़ायदा और होता है, यदि आपने अंतःकर्षण क्रियाएँ की और व्हील हो या ब्लेड हो आपने चलाया तो मिट्टी के अंदर जो कुड़ाई हो जाती है, इससे वायु संचार सुधरता है मिट्टी के अंदर, और जब वायु संचार होता है तो फसल की जो हमारी जड़ें हैं उनको जो वायु की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति होने से उनका विकास अच्छा होता है, जड़ें अच्छा काम करती हैं। नीचे उनका मिट्टी के अंदर जो उनका आयतन होता है, ज़्यादा आयतन से पोषक तत्वों का उत्ग्रहण प्रारंभ कर देती हैं, तो फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है इन यंत्रों का उपयोग करना, जिससे कि मिट्टी में भ्रोरापन और साथ ही जो वर्षा जल जब भी मिलेगा तो उसका संचयन भी मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है। तो मुख्य तौर पर कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने की हैं कि सबसे पहले तो रो में, कतारों में बुआई की जाए। ऊपर से ये जो खरपतवार नाशी हैं इनका सही समय पर पहचान कर सही उपयोग किया जाए। और जो आपने कहा कि मिट्टी जो पलट दी जाती है अलग तरह के हो से, वो भी बेहद ज़रूरी है। और इनकी वजह से कितना उत्पादन प्रभावित हो पाता है? फसल का मैंने बताया कि ये निर्भर करता है कि हमारे खेत में खरपतवारों की सघनता कितनी है, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में खरपतवारों की संख्या कितनी है और खरपतवारों की अवस्था क्या है। अगर हमने ज़्यादा अवस्था तक, बड़े होने तक उनको खेत में हमने उनको अलाउ किया, फिर हमने हाथ से निदाई की या हमने गुड़ाई की, तो वो फिर कारगर नहीं होता है, क्योंकि उस अवस्था तक वो खेत से, मिट्टी से पोषक तत्व जो है निकाल चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो हम नियंत्रणकारी उपाय भी अपना लेते हैं, तब भी हमारी फसल पर ज़्यादा अच्छा असर नहीं मिलता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो क्रांतिक अवस्था है, पहले 40 दिन तक मान के चलिए आप, फसल में खरपतवार नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमें जो भी उपाय करना हो वो हमें करना चाहिए। उनमें समन्वित उपाय बहुत कारगर होते हैं। समन्वित से मतलब है कि हमें साफ खरपतवार की बीज रहित बीज का उपयोग से लेकर के साफ सफाई कृषि यंत्रों की और ऐसी उर्वरक खाद जिसमें खरपतवार के बीज न मिले हों, ये सारे उपाय करते हुए जो हमारी अंकुरण से पूर्व उपयोगी शाकनाशी दवाएं हैं, जैसे पेंडिमिथ्रिन है, ब्यूटाक्लोर है या ऑक्सीडाइजोन है आपकी, या इसके अलावा अभी जो रागी फसल में उपयोग लाते हैं ऑक्सीफ्लोरोफेन भी उपयोग लाते हैं 0.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से। तो ये शाकनाशी जो अंकुरण पूर्व उपयोग करते हैं उनका उपयोग, और बाद में जब हमारी फसल बढ़वार ले जाती है, 30 दिन की हो जाती है, तो खरपतवार के बीच में जो पौधे उग रहे होते हैं, इन खरपतवार के पौधे जो कतारों के बीच में उग रहे होते हैं, उनको हम व्हील हो या आपके ब्लेड जो कुल्पा होता है, व्हील हो या ब्लेड हैरो जिसको बोलते हैं, उसके चला करके मिट्टी को गुड़ाई कर दें हल्की सी, और खरपतवार के पौधे जो छोटी अवस्था में 2 या 3 पत्ती वाली अवस्था में है, उसी अवस्था में मिट्टी में इनको मिला देना चाहिए। तो खरपतवार का नियंत्रण ज़्यादा प्रभावी और फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ चूँकि इसके जो मिलेट वाली फसलें हैं इनको दोबारा से उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो बहुत सारे किसान या किसानों की जो अगली पीढ़ी है वो इनको उगाने के तरीके भूल चुकी हैं। जो ये तरीके आपने बताए वो नहीं मालूम है नई जनरेशन को। क्या किसी तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, किसी तरह की उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है? बिल्कुल, ये जो आपने सही कहा है कि किसान भाई इन फसलों को छोड़ चुके हैं और आज इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि बीज की उपलब्धता भी किसानों के पास नहीं है। लेकिन शासन की इस पहल के द्वारा, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मिलेट वर्ष बनाए जा रहे हैं, पूरे विश्व के सभी देश बना रहे हैं, भारत देश की पहल पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित रूप से इससे हमारे किसान भाइयों के साथ ही जो हमारा बीज उत्पादन की जो हमारी श्रृंखला है, शासकीय हो या शासकीय श्रृंखला, जो भी संस्थाएं और एजेंसी इसमें शामिल हैं, वो इन फसलों के उत्पादन की ओर आगे बढ़ेंगी। और जब इनका बीज उपलब्ध होगा फिर बात आती है इनके उत्पादन तकनीक के ऊपर। तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। उन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषकों को, ग्रामीण युवाओं को जो इन फसलों की ओर आकर्षित होना चाहते हैं, इनका उत्पादन लेना चाहते हैं, वही भी उनको इनकी उन्नत उत्पादन तकनीक के बारे में समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। वहाँ पर ये आएंगे तो इनको इन फसलों की उत्पादन तकनीक पर
पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी, जिससे वो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ये बेहतर प्रयास होंगे जिससे कि किसान और उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो मिलेट्स की तरफ आकर्षित हो सकेगी और हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, आपने मिलेट्स में पोषक तत्व प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।